हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल जोरों से चल रही होगी। हमने लेबर लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, दैट इज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आपको भी पता है कि लेबर लॉ के 4 कोड्स हैं बेटा, जो कि 2019 और 20 में आए थे। अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, पर ऐसा उनका एजम्पशन था, मतलब कि ये कोड लाने की वजह ही यही थी कि ये जो इतना बल्कि लेबर लॉ है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, वो आपको ना पढ़ना पड़े और उसके जगह पे एक कंसोलिडेटेड आपके पास लेजिस्लेशन हो। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि आपको दोनों पढ़ना है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब अभी तक जो लोग मुझसे पढ़ रहे थे ऑल द कोड्स, ऑल द लेबर लॉज, तो उनको पता होगा कि मैं जो है वो आपको एक बेयर एक्ट को लेकर के उसको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी है। पर जहां तक कोड की बात है बेटा, तो कोड बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे कि हमने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था, फैक्ट्रीज एक्ट में जितने सेक्शंस थे लगभग उतना ही है, एंड इट विल टर्न टू बी वेरी बल्की। बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा अगर आप सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते हो, और कहीं ना कहीं वो सारे प्रोविजंस रिपीटेड हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसका एक डिटेल्ड समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये डिटेल्ड समरी, अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैम कहीं डिटेल्ड समरी में कुछ छूट तो नहीं जाएगा, तो नहीं बेटा, कुछ भी ऐसा जो एडिशनल इसमें ऐड हुआ है या इसमें सब्सट्रैक्ट हुआ है या कुछ भी जो चेंजेस आए हैं, उसमें से कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, बट रादर देन लर्निंग लाइन बाय लाइन, वी विल बी रेफरिंग टू वाया समरी। ठीक है, एक समरी की तरह हम इसको पढ़ेंगे। क्वांटिटी, जो आपकी क्वांटिटी होगी, जो क्वालिटी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पर आपके बेटर एनालिसिस के लिए, क्योंकि आप जब एक चीज को बार बार रिपीटेड पढ़ोगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो रादर देन एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस पढ़ना, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया इन केस ऑफ कोड्स। ठीक है, तो ये जो कोड है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसको हम एक समरी एनालिसिस करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 अब क्यों आया, वाई दिस कोड केम, मतलब क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी। तो जब आप देखेंगे बेटा, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले के नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में और अब के नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बहुत फर्क आ चुका है। अब कहेंगे मैम ऐसा क्या फर्क आ गया, तो भाई पहले जब जैसे कि आपके जो आप स्कूटी, जो बाइक सर्विसेज होते हैं, ऑटो सर्विसेज होते हैं, जिनको हम गिग वर्कर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जो डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, तो ये सब पहले नहीं थे। पहले हमने सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया जैसी कोई चीज होगी, और हमने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इतना बड़ा रोल प्ले करेंगे कि हमारे जो लोकल मार्केट्स हैं उसके जगह पे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उसकी जगह ले लेंगे। तो ऐसा हमने नहीं सोचा था। तो जब हमने सोचा नहीं था, जब हमारे हमारे पास ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी, तो उसके बाद उसको उसको सॉल्व करने का भी कोई जरिया नहीं था, है ना। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे अदर सेक्टर्स भी जुड़ने लगे, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है आपका गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो इसलिए ये जो 4 कोड्स हैं आपके, ठीक है, कोड्स ऑन वेजेस है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, और भी 2 कोड्स हैं। तो वो कोड्स बेसिकली बनाए इसलिए गए हैं ताकि जो भी लैक्यूनास रह गए, या लैक्यूना नहीं कह सकते, बट जो डेवलपमेंट्स हुए, क्योंकि वो लॉज बहुत पुराने बेटा, कितना भी हम अमेंडमेंट कर दे उसको पूरा चेंज नहीं कर सकते, एंड अमेंडमेंट प्रोसेस इज टू लॉन्ग। बार बार उसको अमेंड करना, तो दैट विल बी अ क्लियर वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि आप छोटे छोटे चेंजेस के लिए आप सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे लाया गया 4 कोड्स, जिसमें कि सारे जो लेबर लॉज हैं वो उसमें समाहित हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। चलिए जानते हैं क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं। तो देखो, वैसे तो पहले हम डेफिनेशंस शुरू में पढ़ते थे, पर यहाँ कहीं ना कहीं डेफिनेशन सेम है। ठीक है, तो लास्ट में हम एक एनालिसिस कर लेंगे कि क्या इसके डेफिनेशन है, कुछ चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, तो मैंने इसको सोचा है कि लास्ट जो पार्ट होगा उसमें विल एनालाइज द डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए तो आते हैं। अब ये जो कोड है इसमें क्या होगा बेटा, तो इसमें होंगे टोटल 14 चैप्टर्स। ठीक है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, पर देयर विल बी 14 चैप्टर्स, 164 सेक्शंस। इसीलिए मैं सेक्शन बाय सेक्शन आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको क्या है, इसका जिस्ट जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेड तो है नहीं, तो इसका जिस्ट एक जानना जरूरी है। और इसके अलावा आपको इतने सारे सेक्शंस, और कहीं ना कहीं रैंसैक्ड है। ठीक है, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो 1935 के
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है, बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं। तो जिसने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा है उसके लिए तो वो उसको पता है ना कि ये प्रोविजंस हैं। तो सिमिलर है, जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें 14 चैप्टर्स है बेटा, 164 सेक्शंस है और 7 स्केड्यूल्स है, ठीक है, 7 स्केड्यूल्स है आपके, ठीक है। अब ये कौन कौन से एक्ट को कवर कर रहे हैं, तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उसको ये कवर कर रहा है। अब कौन कौन से एक्ट को कवर कर रहा है, तो ये कवर कर रहा है हमारे द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट था ये किस लिए था, इसका क्या रोल था यहाँ पर, तो बेटा एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट का रोल था कंपनसेट करना। अगर कोई इंजुरी हो जाती है, ठीक है, कोई इंजुरी हो जाती है या खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाता है लीडिंग टू डेथ ऑफ अ पर्सन, तो उस केस में उनको कितना कंपनसेशन मिलेगा, किस किस ग्राउंड पे कंपनसेशन मिलेगा, ये सारी बातें आपकी द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट में की गई हैं, ठीक है। तो इसको ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है, तो ईएसआईसी 1948 यानी कि द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। तो जितने भी इंश्योरेंस है, ठीक है, सिकनेस से लेकर के सिकनेस रिलेटेड, मैटरनिटी रिलेटेड, ठीक है, जो भी सिकनेस रिलेटेड है, फिर आपका मैटरनिटी रिलेटेड है, ठीक है, मैटरनिटी रिलेटेड है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिलेटेड है। तो जितने भी ऐसी इवेंट्स हैं, सिकनेस हो गया, चाहे मैटरनिटी हो गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गया, उससे रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस के प्रोविजंस है वो आपके ईएसआईसी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है बेटा, तो एम्प्लॉइज पीएफ एंड मिसेलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ठीक है। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा किससे रिलेटेड है, तो प्रोविडेंट फंड से, पेंशन फंड से, ठीक है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड से, तो इन सारी चीजों को ये डील करता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आपका कंसोलिडेट हो गया। इसके अलावा और क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, आपने पढ़ा है, सबने पढ़ रखा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा तो आप लेजिस्लेशंस के जो सेपरेट वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा किसको कंसोलिडेट कर रहा है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट को, ठीक है। ग्रेट्युटी आपको पता है, दैट इज अ लॉयल्टी बोनस। तो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट को भी ये क्या कर रहा है कि अपने अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा और किसको कर रहा है, तो द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड, द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड। अब आप बोलोगे मैम इतना तो आपने एक्ट पढ़ाया ही नहीं है, ये तो सब अलग अलग लग रहे हैं। तो बेटा इतना क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है लेबर लॉ के, एग्जाम के पर्पज से आपका इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे जो एक्ट है जैसे साइन वर्कर्स हो गए, ठीक है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, तो ये सब जो है ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द मेजर लेबर लॉ लेजिस्लेशंस, ठीक है। और जितने आपके क्वेश्चन आएंगे ना उससे डबल आपके कहीं ना कहीं ये है टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि 22-23 क्वेश्चन आएंगे और लगभग 46-47 आपके टॉपिक्स हैं। तो उतना कवर करना, जब तक आप एक बिल्कुल ही लेबर लॉ सेंट्रिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, ठीक है, उनके लिए भी शायद इतना, क्योंकि ऐसे मतलब मैटर्स आते नहीं है, तो हर लॉ को बहुत ज्यादा डिटेल में करना आपका जो कहते हैं ना कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा और उतना वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अच्छे खासे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीजें मैंने पढ़ाई है। 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं है, जैसे कि आपका ईएसआईसी बचा हुआ है, आपका पीएफ जो है वो बचा हुआ है, वो मुझे पढ़ाना है, तो आप ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन ये जो साइन वर्कर्स वगैरह है, ये आपको अगर आप अभी मतलब बहुत ज्यादा अगर इसका समरी भी सिर्फ पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है क्या, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये हमने पढ़ रखा है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। तो वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो इतने ये जो एक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट। तो ये सारे एक्ट जो है इसको कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया गया जिसका नाम है द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके थोड़े हाइलाइट्स पढ़ लें, यानी कि क्या जरूरत हो गई इसकी। अब देखो ये तो हो गया सेंट्रल लेजिस्लेशन, ठीक है, ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है ये है सेंट्रल लेजिस्लेशन। लेकिन जैसा कि हमने हर एक्ट में पढ़ा कि स्टेट वाइज इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट वाइज रूल्स जो है वो अगर आप स्टेट सेंट्रिक कोई एग्जाम दे रहे हो एक पर्टिकुलर स्टेट का जब, तो फिर उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हाईलाइट्स पे आते हैं कि क्या हाईलाइट्स है बेटा। तो कह रहा है कि जो भी डाइवर्सिफाइड डेफिनेशंस है, देखो हर एक्ट हम पढ़ते हैं, याद करो जब हम हर एक्ट पढ़ते थे तो वहां पे हम देखते थे कि भाई हर जगह पे डेफिनेशंस है बहुत सारे, है ना। कभी कभी जैसे अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट में देखो तो उसे लंबे चौड़े डेफिनेशन की लिस्ट है। तो अगर आप हर एक्ट में डेफिनेशन पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि एक किताब आपने डेफिनेशन की ही पढ़ ली।
तो उस केस में क्या होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेफिनेशंस है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जैसे कि एडोलेसेंट की एज ही अगर कहा जाए तो कहीं पे 14 साल है, कहीं पे 15 साल है। तो अब अगर उस चीज को देखा जाए, उस चीज में अगर ध्यान लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक लैक्यूना है बेटा, एक लूप होल है। और इस लूप होल का फायदा जो है ना, जो भी, क्योंकि लॉ क्यों बना हुआ है, लॉ बना हुआ है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, या फिर अ ग्रुप, अ कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसको वायलेट कर रहे हैं ना, वो उसका फायदा उठा ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना, सब में एक जैसा नहीं है, एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, और उस कारण से क्या है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स के स्कोप को भी बढ़ाया, मतलब लूप होल्स के स्कोप भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, वो तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है ना, तो उनके राइट्स का क्या? तो वो भी तो ह्यूमन है, जो बेसिक राइट्स है, जैसे कि रेगुलर वर्कर्स को मिलना चाहिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मिलना चाहिए, क्या गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नहीं मिलना चाहिए? तो इन चीजों के लिए क्या है कि जो डेफिनेशंस है बेटा, तो वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्सिफाइड है ना, बहुत अलग अलग, हर एक्ट में एक अलग डेफिनेशन दे के रखा है। तो उसको क्या करना है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए इस एक्ट का आना जरूरी था। यानी इस एक्ट का आने का रीजन क्या है भाई? पहला पहला मतलब ऐसे सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है, पर पहला रीजन ये है कि डाइवर्सिफाइड डेफिनेशन को कम करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि जो ईएसआई है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, उसकी एक लिमिट दी गई है। जब मैं आपको ईएसआईसी पढ़ाऊंगी तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई जैसे हर एक्ट में है ना कि अगर इतने वर्कर्स होंगे तो आपको क्रच फैसिलिटी देनी है, इतनी फीमेल वर्कर्स होंगी तो क्रच फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद इतने वर्कर्स होंगे तो आपको कैंटीन की सुविधा देनी पड़ेगी। तो ऐसे एक नंबर ऑफ वर्कर्स स्पेसिफाइड है। लेकिन हमारा ये मानना है, मतलब जो लॉ मेकर्स है उनका भी ये मानना है कि क्या अगर कम वर्कर्स है तो उनको कोई अधिकार नहीं है? मतलब तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि कोई छोटे स्टार्टअप जैसी कंपनी में, या फिर छोटी जो यूनिट है, छोटी फैक्ट्री है, छोटे स्केल पे काम कर रहा है, वहां तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप ही बताओ कि अगर आपको एक बड़े उसमें, मतलब आपको सैलरी मतलब लगभग सेम है अगर, तो क्या आप किसी छोटे यूनिट में काम करना चाहोगे जहां आपको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। तो फिर ये तो दोनों साइड से नुकसान नुकसान वाला हाल हो गया ना। तो इसलिए कहा गया कि भाई यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्ट है ये आपको लिबर्टी देता है, आपको इनेबल करता है टू रजिस्टर ईएसआई वॉलंटरली। ठीक है, वॉलंटरली अगर आपके एम्प्लॉइज काउंट जो है वो कम भी होंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज काउंट जो है, एम्प्लॉइज काउंट अगर कम भी है, मतलब मिनिमम से कम है, तो भी जो है यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ईएसआई को रजिस्टर करा सकते हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। तीसरा रीजन क्या हो गया? एम्प्लॉय टर्म को कवर किया गया है बेटा। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? मैं भी आपको पढ़ाती थी तो अगर मेरे मुंह से एम्प्लॉय निकलता था तो मैं कहती थी नहीं वर्कर, वर्कमैन। वी हैव ऑलवेज यूज द टर्म वर्कमैन। ठीक है, हमने क्या किया? वर्कमैन को या वर्कर को यूज किया है। ठीक है, अब ये जो वर्कर है या वर्कमैन है, ये क्या है कि एक लिमिटेड स्कोप को कवर करता है कि भाई इतनी इतनी तनख्वाह होगी या इतने घंटे काम करेंगे तो उनको हम वर्कर कहेंगे। तो इस वर्कर टर्म को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या ले आया गया है? एम्प्लॉय ले आया गया है, जो कि एक वास्ट एरिया, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कवर कर रहा है ये। ठीक है, ये सिर्फ उनको नहीं कवर कर रहा है कि जो शायद मजदूरी कर रहे हैं, या उनको नहीं कवर कर रहा है जिनकी तनख्वाह इतनी इतनी है। ये लगभग जितने लोग काम कर रहे हैं उनको ये टर्म जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन और इंक्लूड हो गए? तो इसमें गिग वर्कर्स इंक्लूड हो गए बेटा। ठीक है, गिग वर्कर्स इंक्लूड हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूड हो गए। ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूड हो गया, और भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया वाया आधार रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आधार रजिस्ट्रेशन। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्या अलग हो गया? तो बेटा देखो, या फिर पहले एक्ट में ऐसा क्यों नहीं था? तो देखो बेटा, जब वो एक्ट बना था ना, उस समय आधार का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब आधार का ही कॉन्सेप्ट नहीं था तो आप आधार रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ ही एक्सपेक्ट कर सकते थे? लेकिन अब क्या हुआ कि जो गिग वर्कर्स है, अब ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? तो गिग वर्कर्स होते हैं बेटा जो लोग ऐसे होता है ना, जो डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, मतलब वॉलंटरीली काम करते हैं, मतलब उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होते। ठीक है, पर वो क्या करते हैं कि मतलब कि एक साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर द गिग वर्कर्स। उसके बाद प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, है ना, जो कि पर्टिकुलरली, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आप कोई पार्सल वगैरह मंगवाते हो किसी भी शॉपिंग ऐप से, तो वहां से जो आते हैं, जो फिक्स टाइम वर्क में काम करते हैं, तो दे आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उसके बाद और भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये सारे जो थे वो पहले तो थे ही नहीं ना। अब ये जो नया एक्ट है इसमें ये सब लोग भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात की जा रही है? तो कह रहा है कि जो कंप्लायंसेस हैं, कंप्लायंसेस को ईजी बना दिया गया है ना। क्योंकि देखो ये जितने भी एक्ट्स हमने पढ़े, क्या आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे जब तब आपने ये एक्ट पढ़े थे?
बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि ये एक्ट कौन पढ़ रहा है, या तो लॉयर्स पढ़ रहे हैं जिनको इनकी प्रैक्टिस करनी है, या तो हम आप जैसे हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाना है, और आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज द लॉज आर कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे एक्ट्स हैं, एक बिना पढ़े लिखे इंसान को, चलो एक आध कानून हो तो इंसान पढ़ भी ले, लेकिन 44 46, अब 44 46 लेजिस्लेशन को पढ़ पाना क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसलिए कंप्लायंसेस को आसान कर देता है ये जो एक्ट है, ये जो कोड है, मतलब एक्ट तो अभी बना नहीं है, पर ये जो कोड है ये क्या कर रहा है, कंप्लायंसेस को बहुत ज्यादा आसान कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेपरेट फंड्स की बात कर रहा है। ये जो एक्ट है ना बेटा, ये सेपरेट फंड्स की बात कर रहा है। किसके लिए भाई? तो इन लोगों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अभी तक कहीं ना कहीं जो पिछले एक्ट हमने पढ़े, भले उसमें कहीं कहीं पे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है, बट सिर्फ ये कहा गया कि भाई जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है सारे रूल्स रेगुलेशन, पर अनऑर्गेनाइज वर्कर कहीं ना कहीं इस सिकंजे से अभी दूर ही थे। ठीक है, लेकिन अब कहा गया, क्योंकि उनको क्या है कि चलो राइट्स तक तो मिल रहा था, लेकिन क्या है कि उनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि उनको अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको फंड्स दिया जाएगा, आपको ये सारी चीजें बेनिफिट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस था, एक अंडर प्रिविलेजनेस थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि सेपरेट फंड की बात की गई है। सेपरेट फंड की बात की गई है मतलब कि यहां पे भी अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा काम करने के दौरान कुछ मिसहैप हो जाता है, या कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो उसमें क्या है कि सेपरेट फंड, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने की बात हो रही है, वो भी यहाँ पे की गई है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो भी हम रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर का, एम्प्लॉइज का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, अभी लास्ट जो हमने एक्ट पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो उसमें क्या था कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखित में देना पड़ेगा। बट अब किसके पास इतना टाइम है, और कितना ज्यादा, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतनी सारी कंपनीज है, क्या टाइम है किसी के पास कि वो मैनुअली हर एक एप्लीकेशन को पढ़े, पहले उसको देखे, लिखे, और उसके बाद सारी चीजें करे? और ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। जहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जहां पे हम टेक्नोलॉजी अपडेट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे आप सोच रहे हैं कि अभी भी एक फॉर्म होगा जिसको आप हाथ से भरोगे, जहां पे गलतियों का स्कोप हो सकता है, और वो चीज किसी मैनुअली किसी इंसान के पास जाता है, उसको पढ़ता है, हो सकता है नाम में गड़बड़ हो गई, हो सकता है एड्रेस में गड़बड़ हो गई, फिर आप उसको जाके सही कराओ। ठीक है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की बात की गई है। यानी कि जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा गया है कि कहा गया है कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जो एस्टैब्लिशमेंट हैं जो कि ऑलरेडी सेंट्रल लेबर लॉज में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेंट्रल लेबर लॉज में रजिस्टर्ड है, तो होता है ना कि जब हम पुराना कोई चीज बहुत साल से कर रहे हो ना, या हमको कुछ चीज की आदत हो गई हो, तो हमें नई चीज थोड़ी सी रिलक्टेंट लगती है। तो इन्होंने इस चीज का भी स्कोप दिया है। ये हर इंसान की साइकोलॉजी को समझते हुए कहा है कि भाई सेंट्रल लेबर लॉज से जो लोग रजिस्टर्ड हैं, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको अब जरूरत नहीं है कि वो अगेन जो रजिस्टर्ड दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया है कि देखो अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे स्टार्टअप्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो स्टार्टअप्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स बढ़ते भी हैं, लेकिन इक्वली अमाउंट में खत्म भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक आइडिया मुझे आया, मैंने बिल्कुल जोश जोश में शुरू कर दिया कोई प्लान, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, या जैसा मैं फ्रूट चाह रही थी वैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसको क्लोज करूंगी। पर क्या है कि अगर प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, जैसे रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस या उसको कैंसिल कराने का प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि वो चलता रहेगा, उसमें फाइन आता रहेगा, है ना। जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे मतलब होता है लोगों के साथ। तो वो क्या है कि अकाउंट खुलवाया, उन्होंने मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए, ठीक है, और फाइन आ गया। अब उन्होंने अकाउंट को क्लोज भी नहीं कराया। अब क्लोज नहीं कराया तो वो फाइन बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको कैंसिलेशन कराना है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन जो है वो बहुत आसान कर दिया गया। यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, उसको अगर आपको कैंसिल भी करवाना है तो आप बहुत आसानी से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे ये नए कोड को लाया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अजूबा नहीं है बेटा इस कोड में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या फिर पहले के एक्ट से बहुत अलग है। बट क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट जो मॉडर्न रिवॉल्यूशंस हुए हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए
अब पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी, कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबल होगा बेटा पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे भारत में इसको अप्लाई किया जाएगा, पूरा सब सेम है, ठीक। उसके बाद कब एप्लीकेबल होगा तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। देखो अगर हो गया होता तो इसमें डेट लिखा होता कि भाई अभी अभी से ये एप्लीकेबल होगा, इस समय से ये एप्लीकेबल, इस डेट से एप्लीकेबल होगा, पर अभी तक कुछ आया नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके, ठीक है, वाया नोटिफिकेशन नोटिफाई करेगी, ठीक है। कहां करेगी भाई, ऑफिशियल गजट में बताएगी कि भाई कब से इसको लागू करना है, ठीक। एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी। अब कहोगे मैम 20 में आया था अभी तक, तो बेटा इट्स नॉट इजी इतने सारे लेजिस्लेशंस को एक जगह पे कंपाइल करना, क्योंकि इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, इसके जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस हैं। तो इसको अप्लाई करना, इसको लागू करवाना और इसको प्रॉपरली स्मूथली रन कराना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। हम तो कह देते बड़ी आसानी से कि अरे गवर्नमेंट का काम है ये तो, बट trust me, managing so many people, managing the interest and rights of so many people is not an easy job, ठीक है। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि ये जो लागू करने का एप्लीकेबिलिटी है बेटा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक ही दिन पूरे प्रोविजन को लागू कर दे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पार्ट बाय पार्ट भी लागू कर सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट इजी, कितने बड़े क्राउड को आप अचानक से मतलब एक नया कानून दे करके दे रहे हो, तो दैट इज नॉट इजी। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो एक या तो आप पूरे एक्ट को एक साथ लागू करा दीजिए, अगर आपको लगता है कि सही है, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट भी लागू करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये कोड जो है वो कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो सारे एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा, इसके अलावा सारे एम्प्लॉयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, सारे एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये सब लोग इसके पर्व्यू में आएंगे, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन है, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, तो वो जो है इस प्रोविजन में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि भाई ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं। अदरवाइज अगर लिखा है कि अगर ये लिखा है कि भाई ये लोग एग्जेम्प्टेड नहीं, मतलब आपका नाम नहीं है उसमें, तो समझ जाइए कि मतलब ये आपके लिए लागू हो रहा है, आपके नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज में लागू हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हमने बहुत सारे बोर्ड्स पढ़े थे बेटा, वी हैव लर्नड अबाउट लॉट ऑफ बोर्ड्स, राइट। तो अब ये जो बोर्ड्स हैं, तो ये जो बोर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे थे, अलग अलग काम के लिए हमने अलग अलग कमेटी, अलग अलग बोर्ड बना रखे थे। यहाँ पे भी बोर्ड्स बनाने की बात की गई है, यहाँ पे भी कमिटीज बनाने की बात की गई है, पर ज्यादा नहीं, 4 कमिटीज बनाने की बात की गई है, जिसमें पहले हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये है पहला बोर्ड आपका। दूसरा बोर्ड क्या है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात की गई है। तीसरा क्या कहा गया है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एंड स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एंड स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड है, और इसके अलावा एक और है स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। इन 4 बोर्ड की बात की गई है, रादर देन मेकिंग अ सेपरेट बोर्ड, अ सेपरेट कमिटी फॉर ऑल द एक्ट्स, ठीक है। 10-15 एक्ट के लिए हम 10-15-20-25 बोर्ड बनाए, इसके जगह पे यहाँ पे 4 बोर्ड्स की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके जो भी हमने यहाँ पढ़ा है ना बेटा, देखो यहाँ पे हमने क्या है कि बहुत सारे ये पढ़ेगा एक्ट्स पढ़े जिसको कंसोलिडेट किया गया है, तो एक एक करके हम सारे एक्ट्स को देखेंगे, मतलब डिटेल में नहीं देख रहे हैं कि हम सारे एक्ट्स को देखें, पर हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या चेंजेस किया गया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्ट में क्या ऐसी नई चीजें लाई गई है, क्या ऐसे बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, लेट अस कम टू एम्प्लॉइज पीएफ, ठीक है, एम्प्लॉइज पीएफ एक्ट। चलिए एम्प्लॉइज पीएफ एक्ट, ये क्या बात की गई है, तो सबसे पहले तो भाई प्रोविडेंट फंड क्या होता है, क्योंकि मतलब ऐसा मैं एज्यूम कर लूं कि आपको सब कुछ पता होगा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम पढ़ रहे थे पर इस चीज के बारे में नहीं पढ़े, तो भाई प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो प्रोविडेंट पीएफ क्या है बेटा, तो ये है एक दिस इज अ मैंडेटरी सेविंग स्कीम फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सेविंग की बात आती है, मतलब जब हमको पता होता है कि भाई हमारी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन हमें हाथ में 80,000 आएगी, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि 1 लाख जब तनख्वाह है तो 20,000 तो हमारा कट जाता है,
तो ये कौन सी बात हुई। पर वही पैसा कंसोलिडेट होकर के जब आपको मिलता है ऐसे समय पे जब आप शायद जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है, रिटायर हो रहे हो, उस समय पे जब ये पैसे मिलते हैं तो दैट इज अ लाइफ सेवियर फॉर यू। बट हम वी आर ह्यूमंस, हमारे नीड्स होते हैं, तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि भाई हमारे बाद में भी जरूरतें हो सकती हैं, है ना। और जब सैलरी कम हो तो ये और ज्यादा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि अभी दे दो यार, क्यों बाद में देना है, अभी दे दो, अभी हमें जरूरत है, अभी हमारे बच्चों की फीस भरनी है, अभी हमें 10 काम है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि मैंडेटरी सेविंग स्कीम है ये, है ना। क्योंकि भले आप अपना भला नहीं देख पा रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर श्योर उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं, आपकी फैमिली को उसकी जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए इसको इस मैंडेटरी सेविंग स्कीम को एम्प्लॉयज के लिए रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन लिए जाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है, ठीक है, देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉय देता है, तो नहीं, यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय भी देता है और एम्प्लॉयर्स भी देते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों ही इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फंड जो है ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैंडल करते हैं, कंपनी हैंडल नहीं करती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज इसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं, ठीक। कहाँ अप्लाई होगा, ये चीज कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, अप्लाई कहाँ होता है, तो ये अप्लाई होता है जहां 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे पीएफ एक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। पर अब नए एक्ट में क्या आ गया, नए एक्ट में आया कि अगर उससे कम भी वर्कर्स हैं तो भी अगर चाहें, अगर परमिशन लिया जाए तो इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसका स्कीम, क्या स्कीम है इसमें देखिए, तो इसमें स्कीम है बेटा कि ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है इसको हेड करेंगे, दिस विल बी हेडेड बाय सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर जो है वो इसको हेड करेंगे, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या कर सकती है, फ्रेम कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसको क्या कर सकती हैं, फ्रेम भी कर सकती हैं, नए स्कीम्स को फ्रेम कर सकती हैं और मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। किनके लिए भाई, तो एम्प्लॉइज के लिए, कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, तो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ठीक है, कौन जिनको पेंशन मिल रहा है, ठीक है, पेंशन जो ले रहे हैं, ठीक है, जो सुपर एनुएटेड हो गए हैं, है ना, जिनकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है। उसके बाद फिर विडोज, जो विडो है या विडोअर है, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय विडोअर है, ठीक है, चिल्ड्रन है उनके, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके चिल्ड्रन हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी उनके नॉमिनीज हैं उन लोगों को ये स्कीम है ये बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो प्रोविडेंट फंड में कितना डिपॉजिट देना जरूरी है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है बेटा कि ये जो पीएफ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको एस्टैब्लिश करती है पीएफ को, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तो ये जरूरी है 10%, ठीक है, कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10% जो वेजेस का, जो आपका पेमेंट है, जो आपको वेजेस मिल रहे हैं उसका 10% फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड 10% फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये रेशियो चलता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को लगता है, अगर एम्प्लॉय को ऐसा फील होता है कि नहीं भाई हम 10% से ज्यादा देना चाहते हैं, हम 15% देना चाहते हैं, तो बिल्कुल शौक से दीजिए। अगर आपको 15 लगता है आप 15% दीजिए। लेकिन क्या ये बाउंड करता है कि एम्प्लॉयर को भी 15% देना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए तो आप सोचिए कि अगर मतलब किसी को भी ऐसा सिस्टम मिल जाए तो वो कहेगा ठीक है हम 50% देंगे। तो आप सोचिए कि मैं 50% अपना पीएफ दे रही हूँ, 50% एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा, तो आपकी सैलरी तो ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कहा गया है कि नहीं भाई आपको देना है, आप शौक से 15 नहीं और ज्यादा दीजिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर साहब हैं इनको एक सीलिंग दी गई है कि आप 10%, क्योंकि इन पे भी आप लायबिलिटी इतना नहीं डाल सकते। एम्प्लॉयर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब सबको वो 100% की तनख्वाह देंगे और 50% पीएफ में अलग से बांटेंगे। तो इसलिए इनको कहा गया है कि भाई आप जो है वो 10% दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, ये जो पर्टिकुलर नेचर है फैक्ट्री का, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसको बढ़ा देना चाहिए, तो ये बढ़ा सकते हैं 12% तक, ठीक है। ये 10% है एम्प्लॉयर का, 10% रहेगा, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे होना चाहिए ज्यादा, रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे काम थोड़ा ज्यादा है, तो वो इसको चाहें तो वो इसको कर सकते हैं 12% से ज्यादा नहीं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड,
तो ये इसको 12% से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या रेट से अप्लाई होगा, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ के लिए 10% है, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉइज के लिए 12% है, ऐसा भी वो कर सकते हैं इफ द गवर्नमेंट वांट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। चलिए आते हैं अब अगला है आपका पेंशन फंड, ठीक है। तो पेंशन फंड की क्या बात की गई है, तो पेंशन फंड में कहा गया है कि पेंशन फंड में अगर आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो मैक्सिमम होगा 8.3% ऑफ द वेजेस, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा, 8.3% ऑफ द वेजेस, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक चेंजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई और परसेंटेज को वो स्पेसिफाई करना चाहती है तो वो नोटिफाई कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8.3% ऑफ द वेजेस होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको कोड से पढ़ा रही हूँ बेटा, कोड अभी तक लागू नहीं हुआ है पर इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप कहीं ना कहीं उस जनरेशन में आते हो जहां पे आपको दोनों चीजें पढ़नी है, आपको पुराने लेजिस्लेशन भी पढ़ने और आपको नया कोड भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इंश्योरेंस फंड में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस फंड में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है बेटा, तो कह रहा है कि इंश्योरेंस फंड शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अंडर द कोड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जितना इंश्योरेंस फंड में जितना कंट्रीब्यूशन ऊपर कहा गया है उसका 1/4 की बात की गई है, देयरफॉर 1/4, ठीक है। 1/4 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अंडर द कोड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो जितना यहाँ पे कहा गया है उसके 1/4 में, और समय समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी, ठीक है। समय समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई इट कि भाई कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आई है होप क्लियर हो गया होगा। अब कहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये जो पीएफ के चैप्टर्स हैं ये कहां पे एग्जेम्पशन है, कहां पे ये अप्लाई नहीं होता है बेटा। तो चलिए जानते हैं कहां पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा कोऑपरेटिव, ठीक है, कोई भी ऐसा कोऑपरेटिव जहां 50 से लेस है, ठीक है, 50 से लेस वर्कर्स हैं, ठीक है, और बिना एड ऑफ पावर के वर्क कर रहे हैं, एड ऑफ पावर नहीं है वहां पे, ठीक है, बिजली नहीं से काम नहीं हो रहा है, एड ऑफ पावर से वर्क नहीं हो रहा है, 50 से कम वर्कर हैं और कोऑपरेटिव है, वहां पे ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, ठीक है, जो कि ऑलरेडी स्कीम या रूल से गवर्न हो रहे हैं, जिनके लिए अलग स्कीम और रूल है, तो वो भी यहाँ पे गवर्न इससे नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो कि किसी और सेंट्रल या स्टेट लॉ से गवर्न हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लॉ से गवर्न हो रहा है और ज्यादा बेनिफिट है, उसमें ज्यादा बेनिफिट है, बेनिफिट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वहां पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे एम्प्लॉइज, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉइज जो कि अभी ये लागू तो हुआ नहीं है, तो लागू हुआ नहीं है तो जो पहले लॉ से गवर्न हो रहे हैं और उसमें उनको कोई बेनिफिट, मतलब कोई भी ऐसा बेनिफिट का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वहां पे ये सारे, यहाँ पे ये सारे जो हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं टू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू कोड, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही जैसे हमने ये एक्ट पढ़ा पीएफ वाला, वैसे ही हम अभी स्टेट इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट ग्रेट्युटी, वी विल स्टडी अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट, और फिर आई विल मेक अ टेबल फॉर यू जिसमें कि ये सारी चीजें मेंशन होगी कि पहले क्या प्रोविजन था और अब क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से, मतलब मैंने जो प्लान किया, क्योंकि इसको बनाने में ही मुझे बहुत टाइम लगा है, मतलब बहुत मेहनत इसलिए लगी है क्योंकि बेटा इसको कंसोलिडेट करके बिना किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़े हुए बिल्कुल सरल तरीके से आप तक पहुंचाना, यही इस इनिशिएटिव का रोल है, यही इस इनिशिएटिव का एम्बिशन है, और इसको हम होप कर रहे हैं कि अच्छी तरह से आप तक जा रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हमने ये चीज को बहुत अच्छे से आप तक डिलीवर किया है तो आप हमें बहुत अच्छे अच्छे से फीडबैक्स हमें भेज सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें इतनी ताकत देता है अंदर से कि हम आपके इस जर्नी में आपका साथ अंतिम छोर तक दे सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी जो हमारा सीरीज चलेगा वो कोर्ट पे ही चलेगा क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए।